दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे कुछ सेकंड का समय लूंगा। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि मैंने बेसिक मैथमेटिक्स का एक कोर्स लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत हम आपको पढ़ाने वाले हैं अंकगणित यानी कि अरिथमेटिक, और ये कोर्स आपको मिलने वाला है जीनियस मेकर ऐप पर। अगर अभी तक आपने जीनियस मेकर ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है, डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में जाइए और वहां पर सर्च कीजिए जीनियस मेकर, मेरा ऐप आ जाएगा, इंस्टॉल कीजिए। उसके बाद जैसे ही उसमें लॉगिन करेंगे उस ऐप में, तो आपको ये कोर्स दिख जाएगी और इस कोर्स के साथ आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि पूरा एकदम जीरो लेवल से, ग्राउंड लेवल से हम बातें किए हैं और हम स्वयं उसमें पढ़ाएंगे। और कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लाइव क्लास भी लेते रहेंगे। हालांकि उसमें वीडियो जो अपलोड होगी रिकॉर्डेड रहेगी, लेकिन कंफ्यूजन दूर करने के लिए लाइव भी हम लेंगे। एकदम बहुत ही अच्छा से पढ़ाया जा रहा है, तो जरा सा भी देर नहीं करना है, अभी जाइए तुरंत और ज्वाइन कीजिए इस कोर्स के साथ, क्योंकि लिमिटेड सीट है। दोस्तों ये संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का सेकेंड वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने अंक यानी कि डिजिट के विषय में पढ़ा था, और साथ में जो संख्याओं के प्रकार है, जैसे कि वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, फिर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भिन्नात्मक संख्याएं, ये सारी संख्याओं पर हम चर्चा किए थे बारीकी के साथ, और उससे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट, कुछ सवालों पर भी चर्चा किया था। और इस वीडियो में भी हम संख्याओं के जो प्रकार है, जैसे कि हो गया सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, फिर हो गया विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स, फिर देखिए आगे है भाज्य संख्या यानी कि डिविजिबल नंबर्स, फिर आगे है अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, फिर इससे जुड़े हुए कुछ सवालों पर भी क्या करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के ये सब क्या है, संख्याओं के प्रकार ही हैं, अलग अलग तरह से। क्लियर? तो इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है, ताकि आपको हर चीज बारीकी के साथ समझ में आ पाए। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो आपका दिमाग भी आधा अधूरा ही रह जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए आपको अंत तक बने रहना है, और संभव हो सके तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट बनाते चलिए, ताकि आप बाद में रिवीजन भी कर सके। हालांकि ये सब एकदम छोटी मोटी चीजें हैं, अगर आपको ज्यादा इजी लग रहा है तो आप वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं, सारा सुविधा आपके सामने मौजूद है। चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्या है, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आप सम संख्याएं के विषय में नहीं सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे 7वां तक, 8वां तक, 9वां तक, 10वां तक, 12वां तक, तो ये सब तो आम बातें हैं, है कि नहीं? इस पर भी हमें चर्चा करना पड़ता है, क्योंकि देखिए ये कोर्स जो है ये जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, इसीलिए हर चीज हमें बताना जरूरी है। हालांकि हम इसको एकदम एक लाइन में बता देंगे तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, वैसा नहीं करेंगे। एकदम हर चीज आपको समझाते चलेंगे, इसके अंदर में जो कंसेप्ट है उसको भी बताते चलेंगे। चलिए, तो सम संख्याएं जो है इसका पहले हम डेफिनेशन देते हैं, उसके बाद में हम आपको बारीकी से समझाएंगे। लिखते हैं इसका डेफिनेशन, वैसी प्राकृत संख्याएं, वैसी प्राकृत संख्याएं जो दो से पूर्णतया विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या या फिर संख्याएं कहते हैं। अब देखिए, एकदम बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा, और कई लोगों को समझ में आ भी गया होगा। बोला गया है, क्या बोला गया है भाई, कि वैसी प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या कहने का मतलब काउंटिंग नंबर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो, क्या बोला गया है, 2 से पूर्णतया यानी कि पूरा पूरी विभक्त हो, यानी कि कट जाए, भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे आपको हम एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे क्या हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये सारी जो संख्याएं हैं ये क्या हैं, सम संख्याएं हैं। क्यों है? क्योंकि ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतया क्या होती है, विभक्त हो जाती है, कट जाती है, भाग लग जाती है। जैसे कि यहां पर देखिए 2 है, अब 2 को क्या कीजिए, आप 2 से भाग लगाइए,
तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना आया? 1 आया, है कि नहीं? यहाँ पर दशमलव वाला संख्या आया? नहीं आया, है कि नहीं? पूरा पूरी एक नंबर आपको एक नेचुरल नंबर प्राप्त हुआ, मतलब वो पूर्णतया 2 से क्या हो रहा है? 2 डिवाइड हो जा रहा है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देखिए 4 है। 4 एक सम संख्या क्यों है भाई? क्योंकि देखिए 2 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना आया? आंसर 2 आया। अब 2 क्या है? एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब पूरा पूरी 4 जो है वो 2 से कट गया, विभक्त हो गया, भाग लग गया। क्लियर? इसीलिए 4 क्या है? एक सम संख्या है। मान के चलिए एक संख्या लेते हैं हम 10। अब देखते हैं इसको 2 से डिवाइड करके, अगर पूरा पूरी कट जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा, एक नेचुरल नंबर हमें प्राप्त होगा रिजल्ट में, तो फिर क्या हो जाएगा? ये 10 सम संख्या हो जाएगा, यानी इवन नंबर हो जाएगा। या फिर आप 10 को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 पचे कितना आया? 10। देखिए शेषफल में क्या आ गया? 0 आ गया, कुछ नहीं आया, और इधर दशमलव का भी हम प्रयोग नहीं किए हैं। इसका मतलब ये 10 क्या है? ये 10 जो है एक सम नंबर है, एक सम संख्या है, जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अरबों खरबों संख्याएं हैं, इन्फिनिटी तक चला जाता है, यानी अनंत तक चला जाता है। क्लियर? बातें समझ में आ रही है? अब जैसे कि 512 है, 512 ये सम संख्या है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं है कि नहीं है। 512 को क्या करेंगे? हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, है कि नहीं? हालांकि तो देखने से लग रहा है कि भाई दोस्त ये तो सम संख्या है ही, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो 2 दूना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 1 बचा, 5 में से 4 जाएगा, तो फिर यहाँ 1, फिर देखिए 2 बचे, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 2, फिर 2 6 कितना आया? 12 आया। शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इधर दशमलव का प्रयोग किए क्या? हम नहीं किए। एक क्या चीज प्राप्त हुआ? प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुआ। इसका मतलब 512 जो है वो 2 से पूरा पूरी भाग लग जा रहा है, विभक्त हो जा रहा है पूर्णतया। इसका मतलब 512 क्या है? एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। क्लियर? चलिए, तो आप सम संख्या को पहचानना जान गए होंगे। अगर सम संख्या नहीं है, 2 से डिवाइड करके देखिए, अगर पूरा पूरी कट जा रहा है, दशमलव का प्रयोग नहीं करना पड़ रहा है, तो समझो क्या है? एक सम संख्या है। चलिए, हाँ, अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी चाहिए। सम संख्या जो है वो 2 से प्रारंभ होता है, 2 से प्रारंभ होता है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करते करते आप जितना दूर तक जा सकते हैं जाते रहिए। क्लियर? कभी खत्म नहीं होने वाला है। और 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? हमेशा 2 होता है। जैसे 4 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है। फिर 4 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है। 6 और 8 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 है। 8 और 10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2। हम क्रमागत ले रहे हैं, क्रमागत यानी कंसेक्यूटिव, जो लगातार हो। ऐसा नहीं कि 4 और 10 के बीच में डिफरेंस भाई 6 हो रहा है, आप 2 लिख रहे हैं, ऐसा बोलिएगा। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं। क्रमागत 2 सम संख्याओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। क्लियर? हमेशा क्या आएगा? 2 आएगा। डिफरेंस यानी अंतर। चलिए, ये सब छोटी मोटी चीजें थी, ये आप समझ रहे होंगे। तो क्या आपको नोट करना है कि जो सम संख्या है, सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। इससे छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे छोटा प्राकृतिक संख्या। देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या लेना है। ये सब क्या? प्राकृतिक संख्या। सिंपल सी बात है। हम 1 नहीं लिए। 1 क्यों नहीं लिए भाई? क्योंकि 1 जो है 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है। हम 2 के आगे 3 नहीं लिए, क्योंकि 3 जो है 2 से पूरा पूरी भाग नहीं लग रहा है, पूर्णतया विभक्त नहीं हो रहा है। सिंपल सी बात है कि नहीं? विभक्त का मतलब होता है भाग या कट जाना, ये सब। चलिए, ये सब बातें हैं, आपको समझनी चाहिए। अब यहां पर एक चीज आपको नोट करना है, वो बहुत बड़ी चीज है। अगर हम 2 सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो रिजल्ट भी सम संख्या ही मिलता है। क्या बोले हम? लिखेंगे यहां पर सम प्लस सम, यानी कि इवेन प्लस इवेन बराबर में इवेन ही प्राप्त होगा, मतलब सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे कि सम संख्या की जगह पर आप ले लिए 10। 10 क्या? एक सम संख्या है जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाता है। प्लस में अब इस सम संख्या जगह पर हम ले लिए 8। दोनों सम संख्या है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा। ऐसा नहीं कि दूसरा संख्या आ जाएगा, विषम आ जाएगा। तो 10 और 8 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 क्या है? एक सम संख्या है। तो आप 2 सम संख्या लेकर के देखिए, हमेशा जोड़ने पर सम संख्या ही मिलेगा। या फिर 3 सम संख्या लीजिए, 4 सम संख्या लीजिए, जोड़िए, हमेशा आपको सम संख्या ही मिलने वाला है। कोई दिक्कत है यहां तक? समझ में आई बात? आप कोई भी 2, 3, 4 सम संख्याओं को जोड़िए, हमेशा क्या आएगा? सम संख्या ही आएगा, इवेन नंबर ही आएगा।
यहां तक दिक्कत बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत एकदम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। सम संख्या के बाद में आता है विषम संख्याएं, यानी कि ओड नंबर्स। इसके विषय में भी आप सुने होंगे पहले, लेकिन नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहां पर बस जो हम पहले जो डेफिनेशन लिखाए हैं बस उसी के उल्टा कर देंगे। क्या लिखेंगे? वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। अगर आप सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स को आप समझ गए होंगे तो विषम संख्या को समझना कोई बड़ी चीज नहीं है। यह भी क्या है? विषम संख्या एक प्रकार का प्राकृत संख्या ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन में। क्या बोला गया है? 2 से पूर्णतया, क्या बोला गया है? 2 से पूर्णतया विभक्त ना हो। जैसे अब यहां पर एग्जांपल लेते हैं। जैसे में क्या 1 हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 सब क्या हैं? विषम संख्याएं हैं, यानी कि ओड नंबर्स हैं। क्लियर? क्या है? ओड नंबर्स हैं। अब इन सारी संख्याओं को आप 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरी विभक्त नहीं होंगे, कटेंगे नहीं। जैसे कि मान के चलिए हम लेते हैं 9 को। अब 9 को हम 2 से डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है। तो यहां हो जाता है 2 चौके 8, शेषफल में देखिए 1 बच गया। भाग तो पूरी नहीं गया। अब हमें दशमलव लेना पड़ेगा, यहां 0 बैठाना, दशमलव भी नहीं लेना है हमको, है कि नहीं? दशमलव अगर ले रहे हैं मतलब कि पूर्णतया विभक्त एक प्रकार का नहीं ही हुआ है। क्लियर? चलिए तब यहां पर क्या हुआ? 9 क्या हो गया? एक विषम संख्या हो गया। अगर 13 है, अब 13 को क्या करेंगे? हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। देखिए आप इस तरह से डिवाइड कीजिए 13 को 2 से, या फिर आप 13/2 लिखिए, बात बराबर होता है। ये सिर्फ समझ में आता कि नहीं आता है? आना चाहिए। चलिए 2 एकम 2, 2 छक 12। अब यहाँ 1 बच गया, दशमलव बैठाएंगे, फिर 0 होगा, फिर 2 × 5 = 10, देखिए 6.5 आया। क्या ये नेचुरल नंबर है? प्राकृत संख्या है? नहीं है। इसका मतलब 13 क्या है? एक विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, ओड नंबर है। क्लियर? एकदम ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। कुल मिलाकर के आपको समझना है कि वैसी प्राकृत संख्या, सब क्या है? प्राकृत संख्याएं ही हैं, है नहीं? ये सब हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम करते हैं। और 2 से पूर्णतया विभक्त भी नहीं है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? विषम संख्याएं कहा जाता है, ओड नंबर्स कहा जाता है। चलिए अब कुछ चीजें जो नोट करनी है वो नोट कीजिए। हमेशा आपको ध्यान देना है कि जो विषम संख्या है वो 1 से प्रारंभ होता है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? 1 है, इससे छोटा नहीं है। इससे छोटा और विषम संख्या नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता ही है, और 1 क्या है? विषम संख्या ही है, जो 2 से पूरी भाग नहीं लग रहा है, कट नहीं रहा है, विभक्त नहीं हो रहा है। चलिए अब इसके आगे कुछ चीजें जो नोट करनी है वो देखिए। विषम क्या लिखेंगे? विषम संख्या प्लस में विषम संख्या, विषम संख्या प्लस में विषम संख्या बराबर में आएगा सम संख्या। ये आप मानते हैं? विषम संख्या प्लस विषम संख्या बराबर में सम संख्या। अब विषम संख्या के जैसे एग्जांपल में ले लिए 3 मान के चलिए, प्लस में विषम के जगह पर भी हम ले लिए 5, तो 3 और 5 क्या आया? 8। अब बताइए 8 सम संख्या की विषम संख्या है? सम संख्या है। इसीलिए हमेशा 2 विषम संख्या को जोड़ने पर एक सम संख्या प्राप्त होगी। कोई दिक्कत? या फिर अगर विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या है, प्लस में विषम संख्या है, फिर प्लस में विषम संख्या है, तो ऐसी स्थिति में आपको विषम संख्या ही मिलने वाला है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए हम विषम संख्या की जगह पर 1 ले लिए 11, फिर यहां पर विषम संख्या की जगह पर ले लिए 17, फिर यहां पर विषम संख्या की जगह पर ले लिए 19। अब सबको जोड़ के देखिए, 9 7 16, 16 और 1 17, 17 के साथ हाथ में 1, 3 और क्या हो जाएगा? 1 4, कितना आया? 47 आया। अब 47 क्या है? विषम है कि सम है? विषम है। ये 2 से पूरी विभक्त नहीं हो रहा है, कट नहीं रहा है।
इसका मतलब ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है, अगर हम विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, विषम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, अगर वो इवन नंबर में है यानी सम संख्या में है तो फिर सम ही आएगा, अगर विषम संख्या में है तो विषम आएगा। आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे कि यहां पर देखिए कितने विषम संख्या हैं, 2 विषम संख्या हैं। कितने हैं, 2 विषम संख्या। अब यहां पर 2 क्या है, सम संख्या की विषम संख्या है, सम संख्या है, इसीलिए दोनों को जोड़ने पर भी सम संख्या आएगा। यहां पर देखिए 1 विषम संख्या, 2 विषम संख्या, 3 विषम संख्या है, तो तीनों को जोड़ने पर देखिए 3 विषम संख्या, तीनों को जोड़ रहे हैं, तो बताइए तीनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो फिर क्या प्राप्त हुआ, विषम संख्या। क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि 3 क्या है, विषम संख्या है। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत? या फिर आप विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाइए तो भी आपको क्या प्राप्त होगा, सम संख्या ही प्राप्त होगा। जैसे कि मान के चलिए हमको घटाना है 119, क्या है, एक विषम संख्या है, इसमें हमको घटाना है कितना, 115। अब घटा के देखिए कितना आया, 4 आया, तो 4 क्या है, एक सम संख्या है। आप घटाइए चाहे जोड़िए, बात बराबर है, सम संख्या ही मिलेगा। या फिर इसमें भी आप जो कुछ भी कीजिए विषम संख्या ही मिलने वाला है आपको। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम सम संख्या और विषम संख्या में कुछ रिलेट करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। अब रिलेशन क्या है और वो चीज आपको नोट करना है, वो चीज क्या करना है, नोट करना है। अब थोड़ा इंग्लिश में लिखते हैं, ज्यादा हिंदी में लिख लिए हैं, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखनी चाहिए। हमने क्या जाना, इवन नंबर, इवन प्लस में इवन बराबर में क्या होता है, इवन होता है। ये तो हम लोग जान गए, समझ गए पहले ही, है कि नहीं। यहां पर देखिए सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर में सम संख्या। अब अगर हम इवन में अगर ओड नंबर जोड़ते हैं तो वो क्या प्राप्त होगा, ओड प्राप्त होगा। अगर हम सम संख्या में विषम संख्या जोड़ते हैं तो फिर विषम संख्या ही मिलेगा। जैसे कि इवन नंबर की जगह पर आप ले लीजिए 10 और ओड की जगह पर 17, तो 17 10 कितना हुआ, 27। 27 क्या है, ओड है कि इवन है, ओड है कि नहीं। यही चीज मैं समझा रहा हूं आपको। या फिर आप ले लीजिए ओड प्लस इवन, तो भी बात बराबर है, ओड प्लस इवन ले लीजिए। या फिर 2 इवन लीजिए, 1 ओड लीजिए, इवन प्लस इवन प्लस में ओड। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, इवन 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 ही होगा और ओड कुल मिलाकर के क्या होगा, ओड ही मिलेगा। या फिर 1 इवन लीजिए, 1 इवन प्लस में 2 ओड लेकर के देखिए, 2 ओड संख्या लीजिए, तो आपको देखिए ओड ओड मिलकर के इवन हो गया और इवन इवन मिलकर के इवन ही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के क्या प्राप्त होगा, इवन प्राप्त होगा। तो ये कुछ रिलेशन है और अपने से रिलेशन ये सब निकाल सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। समझ में आ रही है, एकदम आना चाहिए, एकदम छोटा छोटा चीज भी आपको बताते चल रहे हैं। जैसे इवन नंबर की जगह पर हम ले लिए 20, ओड की जगह पर ले लिए 17 और इसकी जगह पर ले लिए 19, तो 19 और 17 कितना हो गया, 36 हुआ। 19 और 17 36, 36 और 20 कितना हो गया, 56 हो गया। तो 56 क्या है, इवन नंबर है, तो इसीलिए हम इवन लिखे हैं उधर। क्लियर क्लियर। चलिए अब विषम संख्याएं भी जो है आप समझ गए होंगे कि जो 2 से पूर्णतया विभक्त नहीं होती है, इसे हम विषम संख्या कहते हैं। अब ज्यादा इसमें टाइम पास नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे है भाज्य संख्याएं यानी कि डिविजिबल नंबर्स। अब इस चीज को आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए तो भाज्य संख्या यानी कि डिविजिबल नंबर, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझ में आपको आ जाएगा, समझाएंगे। तो बोला जाता है वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्याओं या फिर संख्या से भाग लग जाए, या फिर विभाज्य हो जाए। चलिए विभाज्य लिखते हैं, विभाज्य हो तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं।
अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, थोड़ा सा आपको हार्ड लगा होगा यहाँ पर। चलिए, कुछ हार्ड नहीं, बोला गया वैसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्याओं से भी विभाज्य हो तो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी कि डिविजिबल नंबर्स कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यहां पर लिख देते हैं, सबसे छोटी भाज्य या फिर विभाज्य भी बोलते हैं भाज्य को, भाज्य संख्या 4 है। अब ये सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 क्यों है भाई, क्या इसमें खासियत है? देखिए, हम थोड़ा सा डेफिनेशन को लेकर के चलते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि 4 एक भाज्य संख्या क्यों है। देखिए, 4 जो है वो 1 से डिवाइड तो हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। आप देखिए डिवाइड करके, 4 को आप 1 से डिवाइड करके देखिए, 1 को अगर 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार तो 4 आ जाएगा, खत्म कहानी। अब 4 को आप 4 से डिवाइड करके देखिए तो 4 एकम 4, तो भी यहां पर शेषफल में कुछ नहीं आया। मतलब कि ये जो 4 है, ये जो संख्या है, वो 1 और 4 के अलावा तो कटता ही है, 1 और 4 के अलावा तो कटता ही है। लेकिन यदि यही संख्या दूसरे संख्याओं से भी कट जाए तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या हो जाएगा। तो ये 4 जो है और कौन मतलब दूसरी संख्या से कटेगी, 2 से कटेगी। आप देखिए यहां पर अगर हम 4 को 2 से काटते हैं, 2 दूना देखिए 4, कटा नहीं कटा, पूरा पूरी एकदम कट गया। मतलब कि 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी क्या हो गया, भाग लग गया, विभाज्य हो गया। इसीलिए हम इस संख्या को क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। वही तो है डेफिनेशन। बोला क्या गया, वैसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्याओं से भी भाग लग जाए, विभाज्य हो जाए, तो उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं, डिविजिबल नंबर्स कहते हैं, है कि नहीं। चलिए, अब हम आपसे थोड़ा सा एक सवाल करते हैं। सवाल क्या है, छोटा सा सवाल है, 5 क्या भाज्य संख्या है या फिर नहीं है? 5 भाज्य संख्या है या नहीं है? चलिए चेक करते हैं। आपका अगर आ रहा है कि है तो फिर गलत, अगर आ रहा है कि नहीं है तो आप बिल्कुल सही हैं। वो कैसे? 5 को आप 1 से डिवाइड करेंगे, मतलब कोई भी संख्या है वो 1 और स्वयं से तो कटेगा, ये तो निश्चित है, पूरा पूरी भाग लगेगा 1 और स्वयं से। लेकिन 1 और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या है जो 5 को पूरा पूरी भाग लगा दे, दशमलव में रिजल्ट ना आवे, ऐसा कोई संख्या है? नहीं है। आप 1 के अलावा क्या सोचेंगे, 2 सोचेंगे। अब 2 से डिवाइड करके देखिए 2.5 आएगा। 3 सोचेंगे तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, वो भी 3 मतलब 1 दशमलव कुछ आएगा। फिर 4 सोचिए, 4 से भी नहीं होगा। फिर स्वयं से यानी कि 5 से ही देखिए, तब कटेगा। मतलब 1 और 5 से तो कट ही रहा है, लेकिन उसके अलावा और कोई संख्या है उसके बीच में जो कटे? नहीं कट रहा है, कोई सा संख्या मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। समझ में आई बात? चलिए, एकदम समझ में आ जाएगा। एकदम छोटा छोटा चीज मैं आपको बताते चल रहा हूं, इसीलिए अगर आपको इजी लग रहा होगा तो वीडियो को आप फास्ट करके भी देख सकते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि सारी सुविधाएं आपके हाथों में मौजूद है। चलिए, अब यहां पर सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 है। क्या एक ही संख्या है? अरे बहुत सारी भाज्य संख्याएं हैं। जैसे कि 4 हो गया, यहां पर जैसे सबसे पहला भाज्य संख्या अगर 4 है तो 4 से ही शुरुआत करते हैं। 4 हो गया, 5 तो नहीं होगा, 6 होगा, क्योंकि 1 और स्वयं के अलावा ये 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है कि नहीं। फिर क्या हो गया, 7 तो नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, 11 नहीं होगा। 11 केवल 1 से ही कटेगा और 11 से ही कटेगा, उसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 11 को पूरा पूरी काट दे, पूरा पूरी भाग लगा दे, ऐसे कोई संख्या नहीं है। 12 है जो 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। बस केवल ध्यान में ये रखना है कि 1 और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से भी कट रहा है कि नहीं कट रहा है।
अब दूसरा संख्या 1 से भी कट सकता है, या 2 संख्या भी हो सकता है, 3 संख्या भी हो सकता है, 4 संख्या भी हो सकता है, 5 संख्या भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 1 और स्वयं के अलावा दूसरा संख्या से कट रहा है तो फिर वो भाज्य संख्या हो जाएगा। क्लियर? फिर क्या हो जाएगा? 13 होगा, 13 नहीं होगा। 14 होगा, हाँ भाई बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि 2 से कटता है, 7 से भी कटता है। चलिए 15 होगा, बिल्कुल होगा। 16 होगा, बिल्कुल होगा। 17 होगा, नहीं होगा। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम कुछ नोट करने की चीजें हैं उस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए एक संख्या है 72। क्या है? एक संख्या है 72। अब ये 72 जो है क्या भाज्य संख्या है? हाँ बिल्कुल है भाई, क्योंकि ये 2 से कट रहा है और भी संख्याओं से कट रही होगी। चलिए 6 से देखते हैं काट करके। इस 72 को 6 से देखते हैं काट करके। अगर 6 से काटेंगे तो कटता है कि नहीं कटता है देखते हैं। 6 कम 6, फिर यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर 2, फिर 6 दूना 12। हाँ भाई 6 से कट गया, यानी कि 72 जो है वो 6 से कट रहा है। ये तो फिक्स है भाई। अगर 72 6 से कट रहा है तो ये 72 जो है इस संख्या के गुणनखंड वाली जो संख्या होगी उससे भी कटेगी। इसका मतलब क्या हुआ? 6 का गुणनखंड आप कीजिए, एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? जैसे कि 6 है, फिर क्या करेंगे? 2 2 तिया 6, अब जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहां पर 6 को हम 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या है? अगर 6 से, अगर ये जो 72 है वो 6 से कट रहा है तो ये जो 72 है वो 2 से भी कटेगा और साथ में 3 से भी कटने वाला है। बस यही मैं बता रहा हूं। मतलब अगर कोई बड़ी संख्या है उससे अगर कोई संख्या कट रही है तो जिससे कट रही है उसका जो गुणनखंड होगा, जितनी संख्याएं होंगी गुणनखंड में, उससे भी वो संख्या कटेगा। बस यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं समझ में आया? जैसे कि मैं फिर एग्जांपल लेता हूं, और जैसे 225 है। क्या है? 225। अब जो 225 है ये 5 से तो कटेगा, देखने से तो लग रहा है। हालांकि विभाज्यता का जो नियम है इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा, चिंता एकदम नहीं करना है। अभी हम मोटा मोटी तौर पर बता रहे हैं। ये तो 5 से कटेगा। चलिए हम इसको 15 से काट करके देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। हम आपको एकदम काट काट के हम अपनी आंखों के सामने बताएंगे, ऐसा नहीं कि चोरी छुपे। देखिए क्या है? 225 है, 15 से चलिए काट के देखते हैं। 15 एकम 15, फिर यहाँ पर क्या होगा? 7 होगा, फिर यहाँ पर 5, 15 पचे 75, शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। इसका मतलब 225 जो है वो 15 से विभाजित हो रहा है, हो रही है। अब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। अब अगर, अब यहीं पर समझा देते हैं, अगर 225 15 से विभाजित हो रही है तब 225 जो है, 225 जो है वो 3 गुने 5 यानी 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी होने वाला है। क्लियर? मतलब कि जिससे विभाजित हो रही है उसके गुणनखंड वाली जो संख्या है, गुणनखंड जब हम उसका करेंगे उससे भी विभाजित 100% होगा। समझ में आई बात? एकदम ये सब चीजें नोट करने वाली है, इसको आप नोट कर सकते हैं। बाकी बात एकदम मोटा मोटी तौर पर आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि भाज्य संख्याएं किसके कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा अगर दूसरी संख्या से भाग लग जाए तो क्या कहेंगे? उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे, डिविजिबल नंबर कहेंगे। चलिए अब आगे आते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं। क्या है? अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या है भाई? चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। जस्ट भाज्य संख्या के उल्टा है अभाज्य संख्या। इसका डेफिनेशन देखिए, वैसी संख्याएं अभाज्य संख्या या फिर संख्याएं कहते हैं। ठीक है? क्या बोला गया है? कि वैसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती हो, एक और स्वयं से, बस दूसरा से लेना देना एकदम नहीं है, तो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी प्राइम नंबर्स कहलाती है। अब वो कौन कौन सी संख्याएं हैं? जैसे में क्या है? अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 नहीं लेंगे, 9 नहीं लेंगे क्योंकि भाई दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है वो, 10, 11 हो गया, 13 हो गया,
14 भी नहीं लेंगे, 15 भी नहीं लेंगे, 16 भी नहीं लेंगे, 17 लेंगे, 19 लेंगे, 23 लेंगे, 29 लेंगे। तो ये सारी जो संख्याएं हैं ये क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। आप देख सकते हैं, आप कोई भी यहां में से संख्या को उठाइए और आप दूसरे संख्या से विभाजित करके देखिए, एक और स्वयं के अलावा। जैसे कि हम 13 को उठाते, किसको? 13 को। 13 का अभाज्य संख्या क्यों है भाई? क्योंकि एक से तो पूरा पूरी कट जा रहा है। एक का पहाड़ा अगर 13 बार कटेंगे तो कट गया। अगर हम 13 को 13 से भी डिवाइड करेंगे तो 13 एकम 13, ये तो कट गया है कि नहीं? एक से और स्वयं से तो कट गया, विभाजित हो गया। लेकिन इसके अलावा और भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, केवल एक और स्वयं से ही विभाजित होती है। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। दूसरी संख्याओं से और भी विभाजित नहीं होती है। क्लियर? जैसे कि ये सब संख्याएं हैं। अगर हम 100 तक जाते हैं, 100 तक अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं तो टोटल 25 प्राइम नंबर्स प्रेजेंट हैं, 2 से लेकर के 100 तक। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कितना है? 2 है। ये भी आपको ध्यान में बात रखनी है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? चलिए अब हम इसी में एक और टॉपिक है, जो अभाज्य संख्याएं हम लिखे हैं, इसी में एक और टॉपिक है सह अभाज्य संख्याएं। क्या है? सह अभाज्य संख्याएं। चलिए उसको भी लिख देते हैं। सह, रेड पेन से लिखेंगे, रेड रेड रेड। सह अभाज्य संख्याएं यानी कि को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स। इस पर भी थोड़ा सा चर्चा हमें करना पड़ेगा। सभाज्य संख्याएं, ये कौन सी संख्याएं है भाई? वैसी संख्याएं, वैसी संख्याओं का जोड़ी आप बोल सकते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, जिसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। अब एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, ये मैं बारीकी से बाद में चर्चा करूंगा अगले चैप्टर में। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, उसी से आप उसका मीनिंग समझ जाएंगे। जैसे कि सपोज कीजिए 2 संख्या है, एक है 10 और एक है मेरे पास, ले लेते हैं कितना, 30। कितना है? 10 और 30। अगर इसमें हमें कॉमन लेना हो, कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का मतलब क्या चीज होता है? एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे ये दोनों संख्याओं से अधिकतम कितना कॉमन ली जा सकती है? अधिकतम 2 तो हम ले लेंगे भाई, 2 लेंगे, 2 5 10 और 15 दूनी 30। लेकिन क्या इससे बड़ा और कोई संख्या है जिसमें हम कॉमन ले सके? हाँ, 2 से भी बड़ा है 5, 5 दूना 10, 5 36। 5 से भी बड़ा है? हाँ जरूर है, 10 है। यहां पर क्या है? 10। 10 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो 10 से कम 10 और 10 दिया 30। 10 से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ। तो यहां पर सभाज्य संख्या में बोला जाता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 होना चाहिए। अगर 1 है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, तो समझिए वो सभाज्य संख्या है। यहां पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि एचसीएफ जो है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतना ही से आप समझ जाइए। तो फिर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो तो उसे क्या कहते हैं? सभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि हम जोड़ा लगाते हैं, जैसे हो गया 2 3। अब ये 2 और 3 जो है, आप अगर ये दोनों का एचसीएफ अगर करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या 1 के अलावा और दूसरा होगा? नहीं। आप ये दोनों में से अधिकतम कॉमन कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। इसीलिए क्या कहलाएंगे? सभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। फिर आगे हम ले लेते हैं 5 7। इससे भी केवल 1 ही कॉमन लिया जा सकता है कि नहीं? केवल 1 ही कॉमन लिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। तो ये क्या कहलाएंगे? सभाज्य संख्याएं कहलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर 5 और 6 रहे तो भी अभाज्य संख्या कहलाएगा। ऐसा नहीं यहाँ पर 6 है भाज्य संख्या भाई, तो सभाज्य संख्या के अंतर्गत आप कैसे रखेंगे भाई? क्योंकि 5 और 6 में आप एचसीएफ लेकर के देखें,
HCF लेकर के देखें यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेके, तो केवल एक ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्लियर? तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये सभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। या फिर 3 नंबर वाला भी आप ले सकते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 19, फिर ले लीजिए 26 और 35, ये 3 संख्याएं हैं। इससे आप अधिकतम कितना ले सकते हैं, कॉमन एक ही ले सकते हैं, क्योंकि 19 एक अभाज्य संख्या है। अब 19 अगर एक अभाज्य संख्या है तो केवल एक या खुद से ही भाग लगेगा। अगर खुद से केवल भाग लग रहा है 19 भी कॉमन नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ 26 यहाँ 35 है कि नहीं, केवल एक ही जाएगा, ये तीनों में कॉमन यानी हाईएस्ट अधिकतम। तो इसीलिए क्या हो जाएगी, ये सअभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। समझ में आई बात? समझ में आई? चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नोट करना ये है आपको, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर क्या है, 2 3 है। क्या है, 2 3, ये दोनों क्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। यदि कोई ऐसी संख्या है, कोई ऐसी संख्या जैसे हम ले लेते हैं 12, क्या ले लिए, 12। अब 12 जो है ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 छक्के आ गया, 12 आ गया, शेषफल खत्म। अब 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करके देखें तो 3 चौके 12, मतलब 3 से भी डिवाइड हो गया। तो यहां पर आपको नोट करने की बात यह है, अगर कोई संख्या मतलब कि अभाज्य सअभाज्य संख्याएं किसी नंबर को, ये नंबर क्या है, 12 है। अब यहां पर सअभाज्य संख्याएं कौन कौन है, ये 2 और ये 3 है। अगर किसी नंबर को विभाजित कर रहे हैं तो उनका गुणनफल भी जो है उस संख्या को विभाजित करेगा। जैसे कि आप ये दोनों का गुणनफल निकालिए, यानी 2 तिया कितना हो जाएगा, 6, मतलब 12 को भी क्या करेगा, ये 6 जो है विभाजित कर देगा। करिए देखिए, 6 दूना 12, कट गया। एग्जाम्पल से समझ में आया? कोई बड़ा चीज नहीं है, यहां पर आपको क्लियरली बताया गया है कि कोई संख्या है, सपोज कीजिए। अब हम आगे लेते हैं, आगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। 70 चलिए 70 हम लेते हैं, कितना, 70 लिए, कितना, 70। अब 70 जो है, हम ये दोनों सअभाज्य संख्याएं क्या हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। अगर हम 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं, पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। और साथ में अगर ये दोनों सअभाज्य संख्याएं से डिवाइड हो रहा है तो इसका जो गुणनफल होगा, अगर ये दोनों को गुना कर देंगे 7 × 5 = 35, तो जो 35 नंबर आ रहा है उससे भी ये संख्या डिवाइड हो जाएगा। बस यही तो हम समझा रहे हैं आपको। समझना बड़ी चीज नहीं है, केवल ध्यान दीजिए, समझ में सारा चीज आएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर मान के चलिए, यहां पर आप मान के चलिए, इधर हम लिख देते हैं, अगर a और b सअभाज्य संख्याएं हैं तो a गुना b जो है, a गुना जो b है वो क्या करेगा, संख्या को विभाजित कर देगा। अगर ये दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं तो, और अलग अलग विभाजित करते होंगे किसी संख्या को तो, है कि नहीं। अब इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, ज्यादा बताएंगे तो फिर बताने से कोई मतलब ही नहीं निकलता। एक ही चीज को बार बार बताएंगे तो क्या फायदा, ज्यादा टाइम व्यतीत होगा आपका। चलिए कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमें बताना जरूरी है। ये सब थ्योरी है, अधिकतर आपको थ्योरी ही भी पढ़ाया जाएगा। बाद में फिर हम क्वेश्चन को कवर करेंगे, एकदम केवल क्वेश्चन ही रहेगा और हम बनाएंगे आपको समझा करके, ट्रिक लगा करके। क्लियर? चलिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन है इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसीलिए हम बना रहे हैं। बोला गया है जांच कीजिए कि 341, क्या बोला गया है, 341 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। आपको बताना है। आप अभाज्य संख्या अगर 100 से छोटा रहता है तब बता देते हैं कि 47, अरे 47 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब कि एक अभाज्य संख्या है। अब ले लिए 57, 19 के पहाड़ा में ना, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 17, अरे ये किसी के पहाड़ा में नहीं आता, ये केवल एक और खुद से ही कटता है, दूसरा कोई संख्या इसको काटता नहीं, मतलब कि 17 एक अभाज्य संख्या है। छोटी छोटी संख्या रहती है तो हम जान जाते हैं कि अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन अगर बड़ी संख्या हो तो फिर हम कैसे पहचानेंगे? तो वैसे ही सवाल यहाँ पर किया गया है। क्या बोला गया है, जांच कीजिए कि 341 से क्या है, अभाज्य संख्या है अथवा नहीं है, आपको बताना है। तो क्या आप डिवाइड इसको करते रहेंगे, 2 से देखेंगे डिवाइड करके, ये 1 और 341 से तो कटेगा, लेकिन इसके अलावा से कटेगा कि नहीं कटेगा ये आपको चेक करना होगा। अगर दूसरे से कट जाता है तो फिर ये तो भाई भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन कंफर्म कैसे होंगे? क्या हम 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से
क्या देते रहेंगे इस तरह से भाग, तो पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन को बनाने में आधा से 1 घंटा लग गया, 2 घंटा लग गया। तो उस तरह से नहीं करना है। देखिए इसका क्या ट्रिक है। ट्रिक ये है, कुछ नहीं करना है, जो 341 है इसके नजदीक में किसी स्क्वायर को ढूंढना है। 341 के नजदीक में किसी स्क्वायर को ढूंढना है, और वो स्क्वायर जो है वो इस संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो बताइए 341 के आसपास में आपको कुछ स्क्वायर दिख रही है, मतलब वर्ग दिख रही है? हमें तो दिख रही है भाई। वो कौन है? 19 का स्क्वायर। अगर हम 19 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है? 361 आता है। कितना आता है? 361, है कि नहीं? स्क्वायर का मतलब क्या चाहिए होता है? 2 बार गुना, है कि नहीं? 2 बार इसको आप गुना कीजिए, 361 आएगा। 9 9 81, हाथ में 8, 9 एकम 9 18 17 हो गया, फिर यहाँ पर 19, फिर यहाँ पर 1 9 7 16 के 6 हाथ में 1, 361। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। कम से कम 20 तक का जो वर्ग है और वर्गमूल है, ये आपके माइंड में अप टू डेट होना चाहिए। कभी भी पूछा जाए, क्वेश्चन में आवे तो तुरंत वहां पर आप पुट कर दे। ऐसा नहीं कि बार बार निकालते रहेंगे, फिर आपका टाइम पास होगा। चलिए, और ये सब चीज डेवलप तभी होगा जब आप रिवीजन करेंगे, मैथमेटिक्स को बनाएंगे, रगड़ेंगे, एक से एक बुक को फॉलो करेंगे, सभी बुक को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे, तब। वैसे नहीं होता है। मैथमेटिक्स में अगर आपको महारत हासिल करना है तो किसी एक बुक को, अच्छा बुक को पकड़िए और जितने भी क्वेश्चन है सबको एकदम रौंद डालिए और रिवीजन करते रहिए रेगुलरली, तब मजा आएगा। अब ये मतलब 19 का जो स्क्वायर है, मतलब 361 जो है, 300 कितना है? 61, 300 क्या है? 61 है। 361 जो है ये 341 से क्या है? बड़ा है। ये चीज आपको पहचान लेना है। आपको जो संख्या पहचानने के लिए दिया गया है कि अभाज्य की भाज्य है, अभाज्य है कि भाज्य है, या फिर अभाज्य है या फिर नहीं है, पहचानने के लिए दिया गया है, तो आपको उस संख्या के इर्द गिर्द, मतलब आगे वाला, इर्द गिर्द नहीं, आगे वाला स्क्वायर आपको देखना है। तो 19 का स्क्वायर हमें मिला, है कि नहीं? चलिए, अब यहां पर 19 का स्क्वायर जो है 341 से बड़ा है, 361 होता है इसका। अब क्या करना है? 19 से जो छोटे अभाज्य संख्याएं हैं उसको लिखना है। 19 से छोटे जो अभाज्य संख्या है उनको लिखना है। तो 19 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन है? जैसे कि 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब क्या है? 19 से छोटे छोटे अभाज्य संख्याएं हैं। अब इतना आप कर लिए तो बस अब 341 अभाज्य संख्या है कि नहीं है तुरंत चेक हो जाएगा। केवल आपको इन्हीं नंबर से चेक करना है, आगे वाला नंबर में हमको जाना बिल्कुल भी नहीं है, समय की केवल बर्बादी है। ठीक है, ये वाला प्रक्रिया हम इसीलिए किए ताकि हमको इस नंबर से, जो जिसका भी स्क्वायर है, उस नंबर से छोटा अभाज्य संख्याएं मिल जाएं। अब इन सारी संख्या से हम डिवाइड करके देखेंगे किसको? 361 को, कि किसी से भाग लग रहा है का? अगर लग रहा है तो अभाज्य संख्या नहीं होगा, अगर नहीं लग रहा है तो फिर अभाज्य संख्या होगा। क्योंकि अभाज्य संख्या हम लोग जानते हैं केवल एक और खुद से कटना चाहिए, अदर से मतलब नहीं रखता है, बस यही तो है अभाज्य संख्या। चलिए, अब यहां पर क्या होता है, हम 341 को 2 से अगर डिवाइड करके देखते तो नहीं होगा। हम कटने का नियम में आपको बताएंगे, सारी चीजें तो समझ में आ जाएंगी और जानते होंगे तो समझ में। जैसे कि लास्ट वाला अगर सम संख्या रहता है 2 से कटेगा, फिर 3 से कटने का नियम क्या है? सबको जोड़ते हैं, 4 3 7 8। अब 8 क्या है? 3 से नहीं कटता है, मतलब कि ये भी संख्या नहीं कटेगा। 5 से देखिए, 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 और 5 नहीं है। 7 से देखते हैं तो अगर 300 कितना है? 41। अगर हम 7 से काट के देखें तो काट के देखिए, 7 चौके कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना? 6, फिर यहाँ 61 आया। अब 7 का पहाड़ा पढ़िए, 61 आता है? नहीं आता, मतलब 7 से भी नहीं कटेगा। चलिए भाई, अब 2 3 5 7 से देख लिया। अब देखते हैं 11 से। 11 से 341 कटता है कि नहीं कटता है? तो 11 तिया कितना हो गया? 33 हो गया। फिर यहाँ पर 1 बचा और 1 उतरा, फिर 11 कम 11। अरे वाह, कट गया, कट गया। इसका मतलब क्या चीज हुआ? 11 से ये जो 341 है पूरा पूरी भाग लग रहा है, मतलब कि 341 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो 1 से कट रहा है, अपने से भी कट रहा है, तो सब संख्या का स्वभाव है भाई। लेकिन ये दूसरे संख्या से भी कट रहा है, और वो संख्या कौन है? 11 है। इसका मतलब 341 क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है,
यहां तक समझ में आई बात? एकदम समझ में आ जानी चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है 437? हमें क्या करना है, 437 के आगे वाला कोई स्क्वायर देखना है। तो हम जानते हैं 41। सबसे पहले यहां लिखते हैं हल। अब क्या है 41, 41 का स्क्वायर जो है ग्रेटर देन किससे है, 437 से है। आप देख सकते हैं 41 का स्क्वायर 441, यहाँ 437 से तो बड़ा हुआ नहीं हुआ हुआ। अब 41 से छोटा, 41 से जो छोटे छोटे क्या हैं, जो अभाज्य संख्या हैं उनको पहले हम लिखते हैं। कौन कौन है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उसके बाद में 17 है, फिर 19 है, फिर 23 है, 25, 24, 25, 26, 27, 28 नहीं है, 29 है, फिर क्या है 31 है, 31 के बाद में 32, 33, 34, 35, 36, 37 है, 38, 39, 40, 41। चलिए वो सब हटा दीजिए। अब इन सारी अभाज्य संख्याओं से आप इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, किसको, 437 को। अगर किसी से गलती से कट गया तो समझिए कि वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या हम जानते हैं केवल खुद से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, बाकी बात से नहीं कटना चाहिए। लेकिन अगर कट जाता है इन सारी संख्या से तो फिर समझ जाएंगे कि क्या चीज है। चलिए काट के देखते हैं, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से देखते हैं 7 3 10 4 14 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं 7 5 35, 7 6 42, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखते हैं 11 3 33 10, 11 से 13 से देखते हैं 13 39 39 और यहाँ 4 बचा 47 नहीं कटेगा, 17 से देखते हैं 17 दूनी 34 और फिर 6 3 9 34 9 97 नहीं कटेगा, 19 देखते हैं 19 दूना 38 38 और यहाँ पर बच गया 5 57 19, हाँ 19 से कट रहा है भाई, 19 से कट रहा है, देख सकते हैं 437 जो है वो 19 से कटेगा। 19 दूना 38, कितना बचा, 5 बचा, यहाँ 7 19 दिया 57, शेषफल 0 आ गया, कुछ नहीं आया, मतलब पूरा पूरी कट गया, किससे, 19 से। मतलब कि ये जो 437 है एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से भी कट रही है। इसका मतलब 437 एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? अभाज्य संख्या नहीं है मतलब कि भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं मतलब भाज्य संख्या है। तो यहां पर हम लिख देते हैं अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर? चलिए अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, जांच कीजिए कि 811 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। ये आपका होमवर्क है। क्लियर? आपको देखना है कि 811 के आगे कौन सा स्क्वायर आता है, और जिसका भी स्क्वायर आता होगा उससे छोटी अभाज्य संख्याएं आपको लिख लेनी है। अब लिखने के बाद देखना है भाग लगा करके 811 को कि किसी से भाग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर बल्ले बल्ले क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले कि वो एक अभाज्य संख्या हो जाएगा ये। तो आंसर इसको आपको देना है चैट सेक्शन में। कोई दिक्कत यहाँ तक जरूर दीजिएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो चैट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं पहचान पाऊँ कि किसने यहाँ तक वीडियो देखा है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। सबसे पहले हम सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स के विषय में बताएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। फिर हम बताएं विषम संख्या के विषय में जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती है। फिर हम आगे बताएं भाज्य संख्या के विषय में जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे संख्या से विभाजित हो जाती है, कट जाती है। और फिर अभाज्य संख्या के विषय में बताएं जो केवल एक और स्वयं से कटती हो, भाज्य होती हो। फिर बताएं ये सब क्वेश्चन वगैरह। अब हो गया वीडियो खत्म, इतने तक लास्ट है। इसके बाद में फिर आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए, अगर यहाँ तक भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बेधड़ल्ले, कोई दिक्कत नहीं है, और हम भी जवाब देंगे दिल खोल करके, बेधड़ल्ले। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगले वीडियो में यारो। धन्यवाद।